नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे रिपोर्टर लाइव, जिसमें दिन भर की बड़ी खबरों पर देंगे हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट। शुरुआत करते हैं देहरादून से। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर के लगातार हजारों परिवार पर संकट छाया हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से इन हजार परिवारों को बड़ी राहत मिली है। क्या है वो राहत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेलवे और सरकार से जवाब यहां पर मांगा गया है। दोनों की कितनी कितनी जमीनें वहां पर है, उसको लेकर जवाब मांगा गया है। साथ ही राज्य सरकार से ये भी पूछा गया कि अगर इतने हजार लोगों को वहां से हटाने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है तो उनके लिए प्रभावित रियायत के तौर पर क्या कुछ किया जाएगा, उनको बसाने की विस्थापन की प्रक्रिया किस प्रकार से वहां पर रहेगी, कौन कौन सी रियायत उनको वहां पर दी जाएगी। ये कहा जा सकता है कि मामला लगातार यहाँ पर सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। राजनीति भी इस मामले पर तेज हो चुकी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब सरकार क्या कुछ अपना स्टेप अगला उठाएगी, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समय जरूर मिल गया कि अगला स्टेप किस प्रकार से उठाना है। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए थे, जिसके बाद यहां पर बसे हुए लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें राहत मिली तो उनके चेहरों पर एक बार फिर से खुशी आई, और इस खुशी को बयां कर रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। हल्द्वानी की रेलवे की भूमि पर यहाँ पर जो अतिक्रमण का मामला लगातार पिछले कई दिनों से चलता रहा था, उसमें जो लोग थे वो लगातार परेशान थे। वहाँ पर अभी लोगों को राहत वाली खबर मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद 7 अक्टूबर की डेट यहाँ दी गई। लगभग 7 तारीख तक इनको स्टे मिल चुका है और उसके बाद अगली सुनवाई यहाँ पर होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि पुनर्निवास इन लोगों का कराया जाए। उसको लेकर के यहाँ लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, और ये उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि लोग आज सुबह से यहाँ पर दुआओं का दौर जारी था। लोग लगातार दुआ कर रहे थे अल्लाह से, और अपनी जो छत उनकी ना छीने उसको लेकर लगातार प्रार्थना की जा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करते हैं, और साथ में हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देते हैं कि उसमें उन्होंने एक निर्णायक फैसला सुनाया, जिससे आने वाले वक्तों में जो एक तरफा फैसला उच्च न्यायालय ने किया था उसके विपरीत उन्होंने हमको स्टे दिया और हमें कुछ राहत मिली। पुनर्निवास की भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, कैसा लगता है? क्योंकि आप लोगों की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया। जी हाँ, सबसे पहले धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक फैसला किया, और जनहित की बात कहते हुए, पुनर्निवास की बात करते हुए उन्होंने जो फैसला सुनाया उससे हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उनका धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए वैसे कितना सुकून है आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है आप लोगों को, आपके जो घर यहाँ पर छोड़ने का जो यहाँ पर आपको डर था वो अब कहीं नहीं रहा? जी बहुत सुकून है। पहली बात, हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करेंगे, क्योंकि आवाज़ अल्लाह ने हमारी सबकी सुनी, और इस टाइम पूरे मुस्लिम में एकता है और सब ने ही सहयोग दिया इस चीज़ के लिए। और हम पूरा धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को करते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया सोच समझ के फैसला लिया है, और इस टाइम बहुत शांति, बहुत प्यारा माहौल है। इस टाइम एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। और जहाँ तक है, हम यही चाहते हैं कि अल्लाह सबकी सुने, और मौला हक में जो बेहतर फैसला वही होना चाहिए सबसे। साफ तौर से लोगों में खुशी है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ लोग लगातार यहाँ पर सड़कों पर है। पहले लोग इस सड़क पे केवल दुख से और भय से रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे उनको डर था कि उनको अपना आशियाना ना छोड़ना जाना पड़े। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो खुश हैं, और उनको इतना सुकून मिला है कि यहाँ पर अब उनको अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और बनभूलपुरा के लोग इस कार्रवाई को, सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर लगातार धन्यवाद दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर सुकून लगातार देखा जा सकता है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। उत्तराखंड के जोशी मठ में जमीन धंसने और दीवार में दरार आने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इन मामलों को लेकर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या है ताजा मामला, जिसके बाद यहां के स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे को जाम कर दिया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सोनू नियाल। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने आज टीसीपी के पास
चक्का जाम कर, और अपने व्यापारियों ने भी चक्का जाम के साथ प्रतिष्ठान बंद रखे। और आपको बता दें जिस तरह से जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है, जिससे बड़ी बड़ी मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और लोग सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़क पर बाहर रहने को मजबूर है और प्रशासन ने कुछ लोगों को जरूर राहत दी है पालिका में और अन्य स्थानों पर, लेकिन जो जनता है वो लगभग 500 कुछ लोग जो प्रभावित है, उनके लिए अब आखिर कहाँ डेरा सरकार देने को रहने की व्यवस्था करेगी, एक बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर मौके पर अभी एडीएम और संयुक्त मजिस्ट्रेट जरूर पहुंचे हैं। उन्होंने भी सकारात्मक जो निर्णय लेने की बात की है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितना सकारात्मक रुख अपनाता है, वो आने वाले समय ही बताएगा। सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, चमोली, जोशीमठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान दूसरे दिन सीएम योगी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की है, बैंकर से मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को निमंत्रण भी दिया है। इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी चंदन वर्मा ने। राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का G20 जो होने वाला है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई में है, कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है कई बड़े उद्योगपतियों से मिले थे और उनको जो है आमंत्रित किया था। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह से ही मुंबई के ताज होटल में कई बड़े उद्योगपति व फिल्म जो निर्देशक है, जो निर्माता है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और आज जो देर शाम जो आज एक रोड शो होने वाला है G20 का, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके बाद मुंबई के ताज होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद उनको आमंत्रण करेंगे। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। जल विजन 2047 पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन को लेकर के किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र दिया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। जल विजन 2047 के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया और कहा कि जल संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार इसके लिए काम भी किया जा रहा है कि देश में जल को कैसे संरक्षण किया जाए और शुद्ध जल को लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मनरेगा के तहत पानी पर अधिक से अधिक काम किया जाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। हम इस दिशा में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वाटर विजन 2047 अगले 25 वर्षों के अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जल विजन 2047 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि जल विजन 2047 को देखते हुए देश में जल को सुरक्षित रखने के लिए और जल को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। झारखंड के गिरिडीह जिले में श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर के जैन समाज में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है और देश भर में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। झारखंड के गिरिडीह की बात करें और इन दिनों जैन समुदाय का धार्मिक स्थल सम्मेद शिखर जी सुर्खियों में है। वहीं आज गिरिडीह में विभिन्न जिलों के जैन धर्मावलंबी आए हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकल रहा है हमारे साथ जैन धर्म के लोग हैं, बात करेंगे क्या कुछ निकल रहा है, कैसे क्या आज का जो जुलूस है कौन जुलूस है और जो समस्या चल रही है, आपको मालूम है शिखर जी को एक पर्यटन स्थल में कन्वर्ट करने का जो प्रयास बीजेपी ने कुछ 3-4 साल पहले किया था, संरक्षित जोन घोषित किया गया था, ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन के तहत क्या होता है कि 1 किलोमीटर की दूरी के बाद कोई भी आदमी उसमें रेस्टोरेंट या वो मांस मदिरा सब कुछ उसमें खिला कर सकता है। उसमें जो हमारी पावन भूमि है, जो पहाड़ है हमारा शिखर जी का, उसमें भी क्योंकि एक सवाल उठ रहा है सरकार की बातों से अब तक क्या लगा?
बिल्कुल एकदम प्रॉमिसिंग है और ये होना ही है। आज तक इतने दिनों में या 2.5 महीने से चल रहा है ये, और इसमें कभी भी कोई नेगेटिव स्वरूप इसमें निकल के नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई कमेंट नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये आंदोलन गिरिडीह और समस्त झारखंड जैन समाज ने व्यक्त करी, क्योंकि देखना लाजमी होगा सरकार क्या कदम उठाती है अपने दर्शकों को और भी लोगों से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं इंडिया वॉइस से प्रमोद खंडेलवाल, गिरिडीह। उधर 5वीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। 5वीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल विधानसभा का 16वां विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को सदन में 11 बजे के बाद 3 प्रस्ताव कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए रखे गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया। कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायक दल की ओर से भी किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया। इसका अनुमोदन शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने किया। इसके बाद सोलन के कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने तीसरा प्रस्ताव पेश किया। इसका अनुमोदन सुलाह के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सुक्खू और जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को बनाया गया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली के कंजीवाला मामले में क्या आया नया मोड़, जिसने जांच टीम के उड़ाए होश। इस खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। दिल्ली के कांजावाले में सड़क हादसे में हुए दुर्घटना के बाद अब एसआईटी की टीम को गठन किया गया है। डीसीपी की देखरेख में एसआईटी की जो टीम है वो गठन की गई है और इसमें जो है आज 5 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस हर गवाह के पक्ष को गहनता से पूछताछ कर रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस को नार्को टेस्ट करा सकती है। साथ ही कार मालिक को भी आरोपी बनाया गया। आरोपियों के बयान में विरोधाभास है। आरोपी को बार बार बयान बदल रहे हैं। मृतक का शरीर शोषण नहीं हुआ था। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनल आनी बाकी है। निधि इस मामले के महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले नए साल के दिन जो है सागर प्रीति हुड्डा ने कहा है कि एक आरोपी के भाई को बचाने की कोशिश की है। मामले में हमारी 18 टीम काम कर रही है। हमने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। उनसे पूछताछ करी जा रही है। वहीं पर निधि के घर के बाहर जो है अंजलि के परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से निधि उसके साथ थी कि आखिरकार चश्मदीद गवाह बनने से जो है उन्होंने इनकार किया है, तो उसी को घर के बाहर आज अंजलि के परिवार वाले और रिश्तेदार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सेंगी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में प्रशासन लाख दावे कर रहा है, लेकिन दावों के बावजूद भी इन दबंगों के हौसले बुलंद ही नजर आते हैं। इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता राजू तिवारी ने। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें बीती रात रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश ढेर हो गए। पुलिस ने तत्काल जो है दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि आपको बता दें आज पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी ने खुलासे के दौरान बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं। 302 और 201 की धारा में वांछित चल रहे थे, जिसकी पुलिस और एसओजी टीम ने गठित की गई थी, जो काफी अरसे से जिसकी तलाश की जा रही थी। वहीं पुलिस ने बताया कि 31 दिसंबर की रात इन दोनों लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें अनिल यादव की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दरमियान दोनों आरोपियों से बात की, जिसके दरमियान आरोपियों ने बताया कि काफी पहले से उस लड़की से इसका संबंध चल रहा था। लड़की से संबंध होने के नाते वो लड़की शादी का दबाव बना रही थी, जिस पर दोनों अभियुक्त सिराज ने उसको कहीं ना कहीं पहला फुसलाकर घूमने के लिए 31 दिसंबर को ले जाकर कहीं घुमाने का प्रयास किया। वहीं जिसके दौरान ही उसकी हत्या करके उसको कुएं में लटका दिया और इसी मामले की पुलिस पड़ताल कर रही थी, जिसके दरमियान खुलासा हुआ और खुलासे में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। हालांकि गिरफ्तार करने के लिए जब एसओजी व पुलिस की टीम ने दोनों बदमाशों को रोका तो पुलिस के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली।
हत्या के मामले में नामजद 6 आरोपियों में से एक आरोपी को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस की हिरासत में ही आरोपी राजू की मौत हो गई है, जिसके बाद अब पुलिस पर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा ने। सीतापुर में पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले में लाए गए युवक की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव में सेक्टर अध्यक्ष राम लोटन अपने खेत पर गए हुए थे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव बरामद हुआ। परिजनों ने अपने बेटे के ही ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए 6 लोगों को नामजद किया, जिसमें पुलिस ने देर रात राजू नामक व्यक्ति को उसके घर से कस्टडी में लिया और थाने ले गई। आपको बता दें, जहां पर राजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि राजू की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि राजू ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसको लेकर हम उसे सीएससी पिसावा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीतापुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत राजू को जो है मृतक घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और जांच में जुटी हुई है कि राजू की मौत कैसे हुई। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। बढ़ती ठंड के बीच सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस बीच बिहार के मोतिहारी में भी सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। मोतिहारी में आज सुबह सुबह देखा गया एक कार ने सब्जी किनारे बेच रहे लोगों को ऊपर रौंदा। 3 लोग घायल। घटना स्थल पर अफरा तफरी। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि जाकर पोलों में जाकर टकराई। पोल में टकराने के बाद कार रुकी। वहीं प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर ड्राइवर को लिया हिरासत में और तीनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक घायल को मोतिहारी से रेफर किया गया। 2 को अभी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक अज्ञात है जिसका अभी तक किसी का पता नहीं है कि कहाँ का है। परिजन को खोजा जा रहा है। वहीं पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। वो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इतनी तेज सुबह सुबह गाड़ी लेकर कैसे टक्कर मारी, हर विषय पर जांच कर रही है। क्या वो दारू पिया हुआ है या क्या था। ठंड के चलते लग रहा है कि ऐसा बर्दाश्त हुआ। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। क्या है खबर, पड़ताल की है हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सौतेले बाप ने बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने बाल कल्याण विभाग में इसकी शिकायत की, जहां पर बाल कल्याण विभाग के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहाँ की रहने वाली एक पीड़िता ने बाल कल्याण विभाग में शिकायत की, जहां पर उसने बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिसके चलते उसने इसकी शिकायत की। जहां पर बाल कल्याण विभाग के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज की तहरीर पर गजरोला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसमें भी मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने 21 दिन के अंदर आरोपी को सजा सुनवाने का भी कार्य किया था, जिसमें पुलिस की वाहवाही हुई थी। वहीं अब देखना होगा कि गजरोला पुलिस इस आरोपी को कितने दिन में सजा सुनवाएगी और पीड़िता को न्याय दिलवाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अपने क्षेत्र में उजाला अभियान की शुरुआत किए हैं। इस अभियान से किसको होगा फायदा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जसवीर सिंह। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने हर घर हर गांव उजाला अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत खानपुर से ही की है और अब प्रत्येक गांव में हर ऐसी जगह जहां पहले से हाईमास्ट लाइट नहीं थी या जो चौराहे तिराहे या गांव की गलियां अंधेरे में थी, अब वो कहीं ना कहीं रोशनी से चमकेगी। इसकी शुरुआत को लेकर के ग्रामीण भारी उत्साह है और लोग खुश नजर आ रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं कानपुर क्षेत्र में ही और कुछ लोग इनसे बात भी करेंगे। जिस तरह निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा उजाला अभियान शुरू किया था, किस तरह देखते हैं आप, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? मुझे तो अच्छा लगता है
जितना भी अभियान चला किसानों ने घर घर उजाला बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम है, बहुत अच्छा मतलब कार्य कर रहे हैं जनता के लिए और ये अच्छा ही करना चाहिए। वैसे तो बिजली पहले से अधिकांश गाँव में, लेकिन जहाँ जिन तिराहों चौराहों पर बिजलियाँ नहीं थी, जहाँ रोशनी नहीं थी, उन्हें चमकाने का प्रयास किया जा रहा है और इससे लेकर के लोगों में जिस तरह से एक उम्मीद थी उसको खड़े कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उम्मीद आपको? हमें उम्मीद है कि और भी अपने इलाके में बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और करते ही रहेंगे। इलाके में अच्छा काम करें विधायक, ये लोगों को उम्मीद है। दूसरे, इस अभियान को लेकर के जिस तरह लोगों ने आज लोगों के जो चेहरे पर खुशी देखी गई, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस अभियान से अन्य अभियान भी जुड़ जाएंगे, यानी लोगों की उम्मीदों को अब पंख लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे कई इलाके थे जहां अभी तक रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसकी शुरुआत को लेकर के लोग खुश हैं और आने वाले दिनों में इस अभियान को आगे तक बढ़ाया जाए, यही मांग कर रहे हैं। जसप्रीत सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। और भारत में खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष भाटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की RT-PCR टेस्टिंग शुरू कर दी है। 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बाहर से आए यात्रियों के 11 तरह के नए कोरोना वेरिएंट मिले हैं। कि इस दौरान कुल 19,227 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की गई, जिनमें से 124 कोरोना वायरस से संक्रमित मिले और इन सभी को पृथकवास में रखा गया। सूत्रों ने बताया कि 124 संक्रमितों ने अनुकरण के लिए भेजे गए, जिनमें से 40 के नतीजे आ गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 नमूने में से एक से BB सहित उप स्वरूप मिले हैं, जबकि एक नमूने में एक स्वरूप का संक्रमण मिला है। सरकार ने इस गाइडलाइन को अनुरूप से पूरा करने के गाइडलाइंस दी हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं अभिषेक भाटी, इंडिया वॉइस। आप लोगों ने बंदर के कहर से भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने बंदर के कहर से जान गंवाते देखा है? नहीं देखा होगा। और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी। यूपी के बुलंदशहर में बंदरों का आतंक दिन पर दिन देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में सिपाही की बंदर से डर के चलते छत से गिरकर इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर पुलिस लाइन स्थित अपने आवास पर सिपाही छत पर कपड़े सुखा रहा था। उसी दौरान बंदरों का झुंड आया और सिपाही ने बचने की कोशिश की और वह छत से गिर गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि बंदरों के आतंक लगातार बंदरों ज़्यादा होने से देखने को मिल रहा है और कई घटना जनपद भर में बंदरों के डर से गिरने की और घायल होने की पहले भी आई हैं। फिलहाल सिपाही की छत से गिरकर इलाज के दौरान मौत हुई है। पूरे सम्मान के साथ पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए परिवार के लोगों को सूचना दे दी है और परिवार के लोगों को उनका शव अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। जौनपुर जिले में एक घर आग की चपेट में आ गया है। क्या रही वजह है जिसकी वजह से ये घर आग की चपेट में आया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। पूरा मामला जो है लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कन्हईपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं अग्निकांड को लेकर जो है इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।